अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी अरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ अख्तर आई हॉस्पिटल में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा एक इशू जो कि आई साइट का है वो बहुत कॉमन चल रहा है। कोविड की वजह से जो है, ऑनलाइन वर्किंग की वजह से लोगों का जो काम है वो लैपटॉप और बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटल की तरफ चले गए थे, तो उसकी वजह से जो है उनकी आई साइट बहुत इफेक्ट हो गई। लेकिन इसके जो है इसके अलावा और क्या रीज़न्स हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर इरशाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे जो कि एक बहुत अच्छे आई सर्जन हैं कि क्या करना चाहिए और इसकी नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, किस तरफ जाना चाहिए। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, सब बात करेंगे उनसे। मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। आइए जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरशाद जो कि एक बहुत अच्छे आई सर्जन हैं। मज़ीद मालूमात हम इन्हीं से लेंगे क्योंकि मैं तो रही अनाड़ी इस मामले में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? थैंक यू वेरी मच। वेलकम। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या रीजंस होते हैं आई साइट के, जो हम लोगों की आई साइट, जैसे कि किसी की -2 है, सडन जो है वो -4 पर आ जाती है, 6 पर चली जाती है, क्या रीजंस होते हैं कि इतनी तेज़ी से? हाँ, ये डिपेंड करता है एज ग्रुप के ऊपर। अच्छा। छोटे बच्चे जो होते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि वो सुबह नाश्ता कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोपहर में मोबाइल कितना खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, उनकी डाइट कैसी है, हैबिट कैसी है, रात को टैब लेके बैठ के घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस एज ग्रुप में। सेकंड एज ग्रुप ज़रा सा उससे बड़ा होता है जो प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इसको कहते हैं कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड में ये होता है कि जैसे एक बैंकर है या जो भी है, वो सुबह 9 से 5 जो है ना वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर उस पर ये जो है इसकी वेव्स लग रही मुसलसल, उसको ब्लिंकिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है, उसकी न्यूट्रिशन भी पूरी नहीं हो रही है, हाइड्रेशन भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये वो बेचारा मशीन की तरह लगा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ मोबाइल के ख़ुद के बारे में। मोबाइल के बारे में ये है कि जिस तरह से ये कमरे में हम बैठे हुए हैं, खिड़की बंद है, बाहर की लाइट अंदर नहीं आ रही है क्योंकि ये सिंपल सूरज की लाइट है, बल्ब की लाइट है, ये दीवार से अंदर नहीं आती। लेकिन मोबाइल का सिग्नल ऐसा है, स्ट्रांग है कि वो दीवार तोड़ता हुआ अंदर आता है। तो उसी तरह से जब हम या कोई बच्चा या कोई भी मोबाइल को यूज़ करता है या नेट पर बैठता है तो वो उसके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि अब जो लोग मतलब मजबूर हैं, वो उनका वर्किंग ऐसी है, उनकी वर्किंग ऐसी है कि वो लैपटॉप पे, मोबाइल्स पर या फिर टैब्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्किंग तो उसमें फिर उनको क्या करना चाहिए अपनी आई प्रोटेक्शन के लिए कि उनके आई साइट जो है वो वीक ना हो, उनके आई साइट को नुकसान ना हो? हाँ, उनके लिए ये है कि वो अपने सबसे तो इन जैसे मोबाइल हो गया, टैब हो गया और ये डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें जो सबसे अच्छा है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप है। अच्छा। इसलिए कि वो आपसे 1.5 से 2 फीट का फासला जो है ना मेंटेन करता है और इतनी ज़्यादा आपकी आई की एक्सपोजर नहीं है। फिर इन बिटवीन आप इंटेंशनली ब्लिंकिंग करें ताकि आपकी जो कॉर्निया जो है ये वेट रहे। कॉर्निया जो ये एक फ्लूइड है, केमिकल फ्लूइड है बॉडी का अपना, जो आपकी आइज़ को ना वेव से, चीज़ों से, लाइट से प्रोटेक्ट करता है। तो आदमी इंटेंशनली ब्लिंक करे तो फ़ायदा रहता है, इसलिए कि जब आप कॉपी का पेज पलटते हैं तो 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड लगता है। लेकिन जब स्क्रीन पे कोई चीज़ चलती है तो वो सेकंड भी नहीं रहती, वो मिनट के अंदर चेंज होती है। तो जो काम उसको वो कर रहा था उसको ब्लिंकिंग का भी टाइम नहीं मिलता। तो ड्राई आई का सिंड्रोम होता है। अच्छा। तो ये रेडिएशन भी इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो है ऑनलाइन वर्किंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम है। आजकल लोग इवन जो अभी कोविड गुजरा उसमें भी जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे थे, तो सर इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है कि लाइटिंग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई ज़ाहिर है फिर वो इफेक्ट होती है कहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सडन जो है वो स्टार्ट में इतना पता नहीं चलता। सर इसमें जो है वो हेडेक्स के भी बहुत ज़्यादा, तो कौन सा ऐसा हेडेक होता है जिससे हमें पता चलता है यार ये आई साइट का है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेडेक्स होते हैं, कुछ माइग्रेन की तरफ भी होते हैं, कुछ वैसे नॉर्मल हेडेक या बीपी की वजह से हो रहा होता है। तो ऐसा कौन सा हेडेक है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी आई साइट जो है वो अफेक्ट कर रही है? जैसे उसको हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक बंदा आया कि हेडेक है, तो हम पहला उससे सवाल करते हैं कि जी आपको सैटरडे संडे को जब काम से ऑफ होते हैं तो होता है?
तो पेशेंट अगर जवाब देता है कि जी जब हम काम नहीं कर रहे होते, आइज़ का यूज़ नहीं करते, हमें हेडेक नहीं होता है। जी सर। तो पहला स्क्रीनिंग तो सिंपल एक जुमले में हो जाती है। दूसरा जो है कि उसको कहता है कि हमें पढ़ते पढ़ते दूर देखते तो हमें दूर का टाइम नज़र नहीं आता, चीज़ें नज़र नहीं आती। ये इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन टाइम। जैसे कि जब हम लाइट बैठे होते हैं, लाइट में लाइट चली जाती है, ये 3-4 मिनट के बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं हम डार्क एडेप्टेशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी आई जो है वो रोशनी में भी थोड़ा थोड़ा हैवला देखने लगती है। तो वो एडेप्टेशन का टाइम बढ़ जाता है अगर आपकी विजन ख़राब हो। तो प्रॉपर डाइट, फासला आपका। दूसरा ये बात समझना कि ये मोबाइल के अंदर 2 तरह की लाइट है। एक लाइट जो उसकी स्क्रीन की है और एक वो जो उसके अंदर वेव्स आ रही हैं जो आपकी दीवार को प्रोसेस करते उसके अंदर जा रही हैं। अब जैसे आप पहले ज़माने में, अगर आप याद हो, आपने तो नहीं देखा होगा लेकिन आपके वालिदैन ने देखा होगा कि टीवी होता था और नीचे होता था उसका सिग्नल, उसका एंटीना छत पे होता था। जी बिल्कुल। वो वीक वेव्स होती थी, लॉन्ग वेवलेंथ भी होती थी। तो वो लॉन्ग वेवलेंथ की वजह वो वीक होती थी, वो बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करती थी। ज़रा सा एंटीना इधर उधर हुआ, नीचे तस्वीर ख़राब हो गई, तो वहाँ से लाता था टीवी तक लाता, उसमें रेडिएशन नहीं थी। लेकिन इसके अंदर रेडिएशन है और ज़ाहिर है इसको इंसान हाईलाइट नहीं कर सकता ज़्यादा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैं आपसे पेन्स के हवाले से पूछ रही थी, अच्छा जो हम लोग देखते हैं कि माइग्रेन का पेन हो रहा है वो हमें हाफ सर में होता है, हमारे हाफ हेड में होता है, और जो हमारे, अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारे बैक हेडिज में जो पेन होता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं ये आईसाइट की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बीपी की वजह से जो है वो बैक हेडिज पे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जो कॉमन पेन होता है अक्सर, अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगे, वो क्रिस्टल पेन कहलाता है, वो हमारे आई के जस्ट इस एरिया में होता है। तो उससे कोई कनेक्शन है आईसाइट का? असल में जो कोई पेशेंट आता है किसी क्लिनिक में हम हेडेक के लिए जी, तो उसके पहले प्रोफाइल ये है कि पहले उसकी आई साइट टेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आई साइट का ही मसला होता है। सेकंड, उनको हम ENT के पास भेज देते हैं, क्योंकि आई बॉल जो है ना वो बिल्कुल रेस्ट करती है नेज़ल साइनसेस के ऊपर। नेज़ल साइनसेस वो हैं कि जो आपके बॉडी को हल्की सी गर्म मॉइस्चराइज एयर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो एयर हम ये बाहर रूम में है, ये हम इनहेल नहीं करते। नोज़ इसको थोड़ा सा वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है और फिर हमारे लंग्स को देता है। तो ये साइनोसाइटिस जो ये भी हेडेक करता है। फिर जब यहाँ भी सही हो गया कि यहाँ भी ठीक है, तो फिर हम उसको कहते हैं जी आप अपना ईयर एग्जामिनेशन करा लें। बाज़ औक़ात कम सुनना, ज़्यादा सुनना, उसका भी मसला, यस, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंटरनली ये आपकी इंटरनल एयर, आपके थ्रोट, नोज़, साइनसेस और आइज़ और साइनसेस के दरमियान कनेक्शन है। ये हमारे आइज़ और नोज़ के दरमियान एक ट्यूब होती है, जिसको हम कहते हैं नेज़ो लैक्रिमल डक्ट। तो इससे ये आइदर वे में जो प्रॉब्लम, जो भी एलर्जी है, ये आइदर वे में जाती। यहाँ का मसला है तो उधर जाता है, उधर का मसला तो इधर आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि मैंने ये भी सुना है और स्टडी भी किया है, मैं सर्चिंग वगैरह जो है वो करती रहती हूँ, तो उसमें ये बता रहे थे कि जैसे आईसाइट का बहुत ज़्यादा, अगर किसी की आईसाइट वीक हो गई है ग्लासेस लगाकर, अगर वो ग्लासेस नहीं लगाते हैं, अच्छा आईसाइट तो उनकी जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आई कॉर्नर्स हैं, हमारी जो आई का शेप होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह का भी कोई सीन है? हाँ, असल में ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में जो आई होता है वो माइनस में नंबर होता है। तो ग्रीक लेटर में ये इसको कहते हैं मायोपिया। मायोपिया उसको कहते हैं कि आई को थोड़ा सा स्क्वीज करके देखना। तो ये ग्रीक लेटर है, उसका मतलब है कि आँख ज़रा सा स्क्वीज करके देखते हैं, तो उससे होता है ये इफेक्ट बनता है, ये पिन होल, तो उससे चीज़ें अच्छी नज़र आती है। तो इसीलिए मायोपिया कहलाता है। जो बंदा मुसलसल आई यूँ करके देखता रहेगा तो फिर उसकी आई का शेप चेंज होता है, आई छोटी होती है। उसके आई के पिछले हिस्से में अगर आई का मॉडल वहाँ रखा हुआ देखें आप, तो आइरिस होता है। तो आइरिस भी वो हमारा जिस तरह कैमरा में पिक्सल होते हैं ना, एकोमोडेटिव चीज़ें, तो आई में ऑटोमेटिक जो है ना फिक्सेशन का पार्ट होता है। तो वो जो हमारे ये मॉडल पड़ा हुआ है, उसको अगर आप देखें तो
इसमें ये एकोमोडेटरी पाथ है, ये ऑटोमेटिक फिक्स करता है। तो जब मसल ऑटोमेटिक फिक्स करता है तो फिर वो थक जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई थक जाती है, तो वो उससे पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे कि पहले ऑपरेट किया जाता था, उसके बाद लेज़र हुआ, तो अब ऐसी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है जो लेज़र से भी आगे की हो? हाँ, असल में जो इसका इस तरह से है कि कोई आता है ऐसे, इसका किसी का नंबर 2.5 से ऊपर हुआ, अच्छा। तो वो लोग अपना लेज़र कराते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो शुरुआत रशिया में शुरू हुआ, अच्छा। वो नाइफ सर्जरी से ऑपरेट करते थे, उसको आरके कहते थे, यानी रेडियल केराटोटमी। कोई भी चीज़ इस तरह से तो इस डायरेक्शन को रेडियल कहते हैं। जैसे टांगे के स्पोक्स होते हैं रेडियल, यूँ वो रेडियल केराटोटमी कहलाता है। फिर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर अमेरिका में ये एक बेसिक निकला, ये वेव्स, एक्साइमर वेव्स। तो एक्साइमर वेव्स क्या करती है, कॉर्निया के सरफेस को रब करती है, और एक जिस तरह से ग्लासेस बनते हैं ना, कि एक प्लेट आती है, उसको वो रब करते हैं, तो चाहे वो प्लस का चश्मा बना दे चाहे माइनस का चश्मा बना दे। उसी तरह ये मशीनों से आई का सारा सिस्टम चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस पावर का इसको करेक्शन चाहिए। फिर वो मशीन में वो पावर फीड कर देते हैं और वो कॉर्नियल सरफेस को वो एकोमोडेट कर देती है अकॉर्डिंगली, और वो जो आई का प्योर फोकस जो होता है वो रेटिना के ऊपर पड़ता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट कोई बंदा देख रहा है तो एक्यूरेट जाके रेटिना के जहाँ वो सरफेस जिसको जो सेंट्रल पॉइंट जिसको मैकुला कहते हैं ना, उस पर सेंटर पॉइंट पे जाके वो लगता है, तो फिर वो उस बंदे को सही नज़र आता है, और वो जो एकोमोडेटिंग उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है हेडेक का, वो रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम मतलब आप सर्जरी बता रहे हैं लेज़र, या फिर अभी जो एक न्यू टेक्नोलॉजी भी है लैसिक, तो सर ये उस डेंजरस होती है या फिर करवानी चाहिए, या फिर ग्लासेस को ही कंटिन्यू रखना चाहिए? इसमें दो तरह का, एक तो होता है कि पेशेंट आता है तो खुद ही डिमांड करता है कि हमें लेज़र कराना है, हमें चश्मा पसंद नहीं है। ये तो एक हो गया पेशेंट की खुद की डिमांड। फिर आप पेशेंट को भी बता सकते हैं कि जी ये एक टेक्निक आई है, इसको के ज़रिए आप कराएंगे तो आपको चश्मे की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। जो पहला शुरू में आया 94 में पाकिस्तान में, तो वो आया एग्जामर लेज़र। उसमें मैनुअली जो है ना कॉर्निया को थोड़ा टच करते थे और मैनुअली जो है सरफेस हटा के फिर एक लेज़र करते थे। उसके बाद से थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, तो 2001-2002 में ये लेसिक शुरू हुआ। लेसिक में ये होता था कि ये तकरीबन ऑटोमेटिक तरीके से फ्लैप हटा के और इसमें ये लेज़र करते थे। उसमें होता है ये पेन फ्री होता था। पहला वाला जो नाइफ से करते थे वो पेन, उसको कहते थे PRK। उसके बाद आया लेसिक। लेसिक के बाद ये जो फ्लैप हटाते हैं तो वो छोटी सी एक मशीन होती है, इसको केराटोम कहते हैं। तो अब वो हो गया, अब वो केराटोम को भी एडवांस कर दिया। वो कर दिया है वो फेमटोलेसिक। फेमटोलेसिक में क्या होता है कि वो जो फेमटोलेसिक में क्या होता है कि जो फ्लैप बनता है वो लेज़र के ज़रिए ही बनता है, और वो इन सब दोनों से ही सेफ हो गया। अच्छा। यानी आरके से भी सेफ हो गया, सिंपल एग्जामा लेज़र से भी सेफ हो गया, लेसिक से भी सेफ हो गया, और इससे भी सेफ हो गया। लेकिन सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। प्री कंडीशन पहले मालूम करते हैं, उसके बाद से फिर कोई डिसाइड करते हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि जैसे हमने ऑपरेट करवा लिया, सर्जरी करवा ली, तो उसके बाद हमारी आई साइड में कोई इशू हो या हमारे आई शेप में कोई चेंजिंग हो, इस तरह से नॉर्मल जैसे अभी है वैसे? हाँ, आई बॉल जो है ना पैदाइशी तौर पर आप इसको समझे कि वाटर प्रूफ होती है। यानी अगर आप स्विमिंग करें तो ना इसके अंदर पानी अंदर जा सकता है ना पानी बाहर जा सकता है, तो ये है वाटर प्रूफ। तो जब हम ये कोई सा भी प्रोसेस करते हैं ना, तो उसमें आई के अंदर नहीं जाते, आई के सरफेस पे काम करते हैं। यानी लेसिक भी करें, फेमटोलेसिक भी करें, तो इट इज़ ओवर द सरफेस ऑफ द आई, नॉट इनसाइड द आई। तो लेकिन उससे पहले हम कैंडिडेट के सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। इफ इट फॉल्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स, दे वी कैन प्रोसीड विद द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। कहीं पे लेसिक ज़्यादा अच्छा होता है, कहीं पे फेमटोलेसिक ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। सम टाइम हम उस तो शेपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हमारी जो आई का शेप है अभी, आई की शेप है, इसलिए क्या इसका जो है लेज़र जो है ये खुद ब खुद
आपके कॉर्निया को पीपल को फिक्स कर लेता है, वो उसको कैच कर लेता है। आप यानी जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे कॉर्निया की टोपोग्राफी कर लेते हैं और उसी से मैचिंग करते हैं कि ये बंदा वही है दूसरा है। उसी तरह इसके अंदर भी कैमरे के अंदर लगा होता है, ये मशीन के अंदर वो पीपल को वो पिक्चर दे देता है। अब आदमी आँख घुमाएगा कुछ करेगा तो वो जो उसका जो है कैमरा जहाँ से रेज आ रही है वो भी उसके हिसाब से वो मूव करेगी। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बंदे ने हाथ आँख घुमा ली तो लेज़र कहीं और पड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक सर्टेन लिमिट तक तो उसको कैच करने की कोशिश करेगा, जहाँ उस लिमिट से वो बाहर हो गया मशीन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो कितने दिन का रेस्ट लेते हैं पेशेंट्स? नॉर्मली 1 से 2 दिन का। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, कोई ब्लर वगैरह का सीन? हाँ, लेकिन असल में कुदरत का भी एक निज़ाम है, वो नॉर्मल एपिथेलियम जो होती है ना, एपिथेलियम कहलाती है। आई की अपर सरफेस एपिथेलियम कहलाती है। एपी मानी अपर सरफेस और एंडो मानी लोअर सरफेस। एपी सरफेस है, ह्यूमन 48 to 72 आवर्स लेती है हीलिंग के लिए। अच्छा, तो उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाता है? रूटीन में आ जाता है, तो कोई इशू नहीं होता उसके बाद फिर? उसके बाद ग्रेजुअली उसको हम कहते हैं कि ये अपने नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाए। अच्छा। हाँ, 4 to 5 डेज में अपने नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि प्री लेसिक एग्जामिनेशन, प्री लेसिक एग्जामिनेशन बहुत डिटेल में होता है। उसमें हर चीज़ चेक की जाती है, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, उसके नर्व्स, उसके कॉर्निया की थिकनेस, फंडस। जब एक एक चीज़ ओके होती है तब आइदर प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज पेशेंट को हम मना कर देते हैं कि वी विल नॉट गो फर्दर। ओके, तो डॉक्टर साहब ये यहाँ चेकआउट करते हैं? हाँ, यस। पहले हम पेशेंट का विजन करते हैं। ओके। विजन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर इस मशीन से ना आई का फ्रंट सरफेस, मिडिल सरफेस एंड इंटरनल सरफेस तीनों इससे देख सकते हैं। ये मशीन स्लिट लैम्प कहलाती है। जी सर। हाँ, ये इस पे आई का फ्रंट सरफेस, मिडिल सरफेस, ये सब सारी चीज़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है इनोवेशन। ये आप तकरीबन आई के 90% एग्जामिनेशन इससे कर सकते हैं। अच्छा। और ये एक छोटी सी मशीन है, एक काला पानी चेक करने की हम पेशेंट का। अच्छा, वो जो मोतिया वगैरह का इशू होता है वो भी इसी से चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो भी इसी से चेक कर लेते हैं। ओके, ये काला पानी चेक कर लेते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं कि पेशेंट में कोई पहले से कोई बीमारी नहीं मिली, यानी फिट आई में हम लोग लेसिक करते हैं। ओके। और इसकी भी एज लिमिट है। अच्छा। मिनिमम एज लिमिट जो है 19 ईयर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रिफ्रैक्शन, यानी नंबर नहीं बढ़ता हो, और अपर लिमिट अमूमन 38-39 होती है। ओके जी, तो नाज़रीन, हमने आज जो है वो डॉक्टर इरशाद से बहुत अच्छी डिस्कस की और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जो आप तक भी हम लोगों ने कन्वे की है। सो काइंडली मैं यही कहूँगी कि हमारी जो आइज़ का इशू है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो अल्लाह ना करे कि आईसाइट के अलावा भी हम लोगों को आई के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसका हमें सडन जो है वो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जो है वो बहुत नुकसानदेह होता है। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के, इन सारे सिम्टम्स को मद्देनज़र रखा करें, बहुत अलर्ट रहा करें अपनी हर एक चीज़ को लेकर, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।